वेलकम बच्चों। जैसे कि आपने देखा कि अभी फिर से एक दो दिन से कुछ और दिनों तक लॉकडाउन चालू हो चुका है। हमारे यहाँ पर रेगुलर क्लासेस ना तो स्कूल कॉलेजेस में या फिर क्लासेस में पॉसिबल है। फिर से एक बार हमको ऑनलाइन स्टडी शुरू करना है और हम शुरू करने वाले भी है, ठीक है। हमारे पास जैसे कि जो चैप्टर हमारा चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक हम पहुँच चुके थे और उसका कुछ पोर्शन थोड़ा सा बाकी था, लेकिन हम उसको जैसे ही वो हमारे रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएंगे वहाँ पे फिर से कंटिन्यू करके हम समाप्त करने वाले। तो अभी हमारे पास एक नया चैप्टर जिसका नाम है आपके पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी। यस बच्चों, हमको देखना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको मालूम है इसके पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा था तो वहाँ पर हमने देखा था द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन द रेस्ट कंडीशन, यानी जब वो स्टैटिक होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। और इसका नाम देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब करंट का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास रिवर करंट होता है। अब रिवर करंट का मतलब क्या, कि जहाँ पे नदी बहती जाती है यानी फ्लो ऑफ वाटर होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर होने वाला है हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस। अब कौन फ्लो होते हैं ये भी आपको मालूम है। हमने लास्ट टाइम देखा था दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। असल में जब हमारे पास में अगर किसी एक आधे बॉडी के ऊपर में मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होती है और जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है। मतलब जाने आने का काम करने वाला सिर्फ कौन है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स। जिसके डेफिशिएंसी होंगे तो हमारा पॉजिटिव चार्ज, और अगर एक्सेस में हो जाए तो वो हमारे क्या रहते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो वहीं पर बच्चों हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है और फ्लो होने वाले हमारे कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हम सिंपली चार्जेस बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास जो कुछ छोटी मोटी कंसेप्ट है जो आप 9-10 से पढ़ते आए हो, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसको, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो कि हम बताते हैं हमारे आई से, किससे बताते हैं हम, आई से बताते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यानी कुछ समय के लिए किसी कंडक्टर में से, किसी सर्किट में से, ठीक है, क्या होना, चार्जेस का फ्लो होना, उसी को ही क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं अगर डेफिनेशन अगर यहाँ पे बताता हूँ आपको, तो आपको भी मालूम है ये क्या चीज़ है हमारे पास, द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, द फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता नहीं, आपको ये फार्मूला डायरेक्ट बताता हूँ। तो इट इज़ गिवन बाय, तो आपको मालूम है आई इज इक्वल टू, क्या कहेंगे हम, आप इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में भी ले सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे डी क्यू बाय डी टी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आई क्या है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट, क्यू किसके लिए आता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर, और वैसे भी इलेक्ट्रॉन है वही क्या होते हैं, फ्लो होते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको ध्यान में रखना है जो आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। या फिर आप इसको सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, ठीक है। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी क्यू अपॉन टी, ठीक है। फिर जैसे कि इसके बाद में आप देखते हो, इसका यूनिट देखते हो, किसी क्वांटिटी को जब हम पढ़ते हैं तो आपको मालूम है क्या क्या पढ़ना होता है। जब हम क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं या फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद उसका फार्मूला पढ़ते हैं, उसके बाद उसका यूनिट होता है, डायमेंशंस होते हैं, वेक्टर है कि नहीं है, स्केलर है कि नहीं है, ये हम सब चेक करते हैं। तो ये ध्यान में रखना। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, या फिर सिंपली आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्यू जो है ये हमारा चार्ज है जिसका यूनिट कुलोम होता है, जो हम सी से बताते हैं, और हमारे पास में टी होता है, वो टाइम है जिसको हम क्या करते हैं, सेकेंड से, यानी कुलोम पर सेकेंड आप लिख सकते हैं। या फिर असल में अगर देखा जाए तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है ये हमारी बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है तो उसका यूनिट हम लिखते हैं, ठीक है। तो वो होता है एम्पियर। क्या होता है वो, एम्पियर, ठीक है। करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, जिसको आप सिंपली आई से भी बता सकते हो या फिर आप ए से बताते हो एम्पियर को, ठीक है। तो आप लिखते समय आप उसको ये इस तरह से लिख सकते हो। यानी हमारे पास में फार्मूला है इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या फिर डी क्यू बाई डी टी, उसका कूलोम पर सेकेंड या फिर एम्पियर, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर उसके हम डायमेंशंस देखते हैं तो डायमेंशन देखने की बात नहीं, वैसे भी वो सिंपली क्या होता है हमारे पास में, अगर आप देखेंगे तो बेस क्वांटिटी है, डायमेंशन खुद में, क्योंकि वो
खुद बेस क्वांटिटी होने के कारण आप उसको आई के फॉर्म में या फिर ए के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आई कुछ नहीं, यानी आप सिंपली उसको 1 ऐसा लिख सकते हो, या फिर आपको लिखना है तो ए आप ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप m1 m0 m वगैरह वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी अगर लिखना भी है तो डायमेंशन यहाँ पे m0 l0 t0 और i1 ऐसा लिखेंगे, या फिर आई के जगह पे आप ए लिख सकते हो, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक। तो सिंपली आप इसका यूनिट वगैरह ध्यान में रखेंगे। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। फिर अगर हम देखते हैं इसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आई का रिलेशन। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखा है, जिसको हम पोटेंशियल को वी से, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आप बोल सकते हैं, वी से बताते, और हमारे पास में आई है तो हम इनका रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक आधा कंडक्टर, अच्छा आपको मालूम है ना इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में से पास होगा, ठीक है, नॉन कंडक्टर में से पास होगा नहीं, ठीक है। वैसे हम ये सब चीज़ें थोड़ा सेमी कंडक्टर में और देखने वाले, यानी कंडक्टिविटी के भरोसे कौन सेमी कंडक्टर है, कौन नॉन कंडक्टर है यानी इंसुलेटर, और कौन कंडक्टर है, ठीक है। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, या फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है, और करंट है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, तो वो जो हमको दिया जाता है वो दिया जाता है हमारे ओहम्स लॉ से, ठीक है। किससे देखेंगे हम इसको, ओहम्स लॉ, ठीक है। तो ओहम लॉ क्या कहता है वो थोड़ा सुनना, ठीक है, आप इसको सुनना, ठीक है, कि अगर फिजिकल स्टेट, अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर की सेम है, कांस्टेंट है, और फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, या तो उसका मटेरियल बोलो, ठीक है, या फिर उसके बाद में उसके डायमेंशंस, ठीक है। अब डायमेंशंस का मतलब शेप साइज़ वगैरह सब सेम है, ठीक है, और अगर हम देखेंगे तो उसका टेम्परेचर वगैरह भी अगर सेम है तो ओहम ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। यस, क्या कहता है ओहम्स लॉ, क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी वी प्रोपोर्शनल टू आई। कंडीशन कौन सी है कि वो जो मटीरियल, जो भी कंडक्टर होगा उसकी यानी फिजिकल स्टेट सेम हो, यानी मटीरियल, डायमेंशंस, टेम्परेचर ये सब सेम हो, क्योंकि फ़र्क पड़ेगा ना। जैसे अगर आपने कॉपर वायर ले लिया और इधर में एल्यूमिनियम वायर ले लिया, दोनों में फ़र्क है, मटेरियल बदल जाएगा तो उनकी कंडक्टिविटी भी बदल जाएंगी, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो ये अगर सब सेम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, ठीक है। चलो इसको अगर थोड़ा सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम है एक आधा कॉन्स्टेंट आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट लेते हो हम लेते हैं उसको आर, ठीक है, और इसलिए आप v इज इक्वल टू आर आई बोल सकते, या फिर आप यहाँ पर r को अकेला कर सकते हो, एंड दैट कैन बी रिटर्न एज v बाय आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो r आया है जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, असल में हम उसको नाम भी देते हैं, इट इज़ द रेजिस्टेंस। ये क्या है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल या फिर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वेयर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर r क्या है, इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब रेजिस्ट करने का मतलब तो आपको मालूम है, विरोध करना, अपोज करना, ठीक है। अब आर रेजिस्टेंस है, यानी वो क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी ये कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर में से करंट जाने नहीं देता, ठीक है। यानी सिंपली क्या कहेंगे कि आर, ठीक है, द रेजिस्टेंस इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेज द इलेक्ट्रिक करंट इन दैट कंडक्टर। उस इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, वो अपोज करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, आर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब अगर आप इसको अगर थोड़ा देखेंगे तो ये आपको आर यानी रेजिस्टेंस, आप उसके यूनिट वगैरह देख सकते हो। तो अब होता क्या है कि ये जो यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट, तो यूनिट होता है इसका ओहम, क्या होता है, ओहम, ठीक है, एंड जिसका सिम्बॉलिकली ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। आप अगर इसको थोड़ा घर में सॉल्व कर लेंगे तो आप उसके डायमेंशंस लिख सकते हो, ठीक है। तो डायमेंशंस आपको मिलेंगे m1 l2, ठीक है, t-3 एंड a, या फिर i आप लिख सकते हो, मैं i लिख लेता हूँ -2, ठीक है। तो ये क्या मिलेंगे, उसके डायमेंशंस मिलेंगे, किसके, रेजिस्टेंस के, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, उसका यूनिट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। उसके बाद में उसका यूनिट जो है कूलोम पर सेकेंड या फिर एम्पियर, ठीक। उसके बाद ओहम्स लॉ है हमारे पास में, तो ओहम्स लॉ क्या कहता है आपसे कि v प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, सो v इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा और r इज इक्वल टू v बाय आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर r क्या है, तो रेजिस्टेंस ऑफ
कंडक्टर, ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है। वो क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैट कंडक्टर, ठीक है। उसका यूनिट ओहम, ठीक है, सिंबल है हमारे पास में इस तरह से, और ये हमारे उसके डायमेंशंस है m1 l2 t-3 एंड i-2 बोलो, या फिर आप a भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में रेजिस्टेंस है, तो इसी के ही उल्टा जो होता है उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। उसको क्या कहते हैं हम, कंडक्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो कंडक्टेंस को हम यहाँ पर K से शो करेंगे, ठीक है। अब सिंपली कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के उल्टा है, वो अपोज करने की प्रॉपर्टी है, तो ये सपोर्ट करेंगे। तो सिंपल उल्टा ध्यान में रखेंगे तो क्या बोलेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ, क्या कहेंगे हम यहाँ पर, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। आप सिंपल इतना ध्यान में रखेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस यानी K इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1/R, और R का फार्मूला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या है, V/I है, और इसीलिए अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते तो K इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पर I/V मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर, I/V। तो ये हमारा क्या है, कंडक्टेंस है, ठीक है। अब क्योंकि यूनिट है तो ये सब रेसिप्रोकल होने के कारण उल्टा होगा, तो यूनिट में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा हमको अजीब भी लगता है, अजीब व गरीब लगता है, लेकिन होता है। OHM है तो इसको उल्टा कर दो तो MHO लिख सकते हैं आप, और ये जो यूनिट है सिम्बॉलिकली ऐसा है तो इसको उल्टा कर दीजिए आप, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, मो, ठीक है। जैसे ओम है तो ओम के उल्टा मो, ठीक है। अब उसके बाद में अगर डायमेंशंस लिखेंगे आप तो डायमेंशन भी क्या हो जाएंगे, पूरे उल्टे, जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव के पॉजिटिव, यानी क्या होगा m-1 l-2 t3 और I यहाँ पर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये उसका बनेगा कंडक्टेंस, रहेगा ध्यान में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट ओहम्स लॉ में रेजिस्टेंस मिलेगा, कंडक्टेंस K, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हम यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर हम उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, रेजिस्टिविटी, ठीक है, जो कि हम रो से बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा अगर आप मान लीजिए कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते तो एक्सपेरिमेंट्स में आपको ये पता चलता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज़्यादा लेंथ होंगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। दूसरी बात, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो जितना वायर बारीक होगा उसका रेजिस्टेंस ठीक है ज़्यादा, ठीक है, और जितना वायर मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। क्या, हाँ, यहाँ पे कंडीशन है कि टेम्परेचर एक समान रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर अगर एक समान है तो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे अगर मान लीजिए कि ये कंडक्टर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या, जहाँ से भी कट करने के बाद ये आपको इसी तरह से मिलेगा, उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा कि R इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हम लेते हैं रो, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा रो L बाय A। अब इसीलिए आप इस कांस्टेंट को अकेला कर दो तो यहाँ पर होगा RA बाय L हो जाएगा ऐसा। अब जैसे यहाँ पर R हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो रो है वो भी हमारे पास में रेजिस्टेंस ही है, बस थोड़ा सा वो स्पेशल है, इसलिए उसको नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की क्या है, ये रेजिस्टिविटी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जो A है, A की वैल्यू इफ़ A इज इक्वल टू 1 है, 1 मीटर स्क्वेयर, ठीक है, एरिया, और अगर मान लीजिए कि लेंथ जो है वो भी 1 मीटर है, ठीक है, यानी मान लीजिए मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, तो मतलब 1 यानी यूनिट लेता हूँ। तो अब आप सीधा सीधा देखेंगे तो रो इज इक्वल टू A 1 लिया, L 1 लिया, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी और कुछ नहीं है, वो क्या है, रेजिस्टेंस ही है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही है। बस कंडक्टर की स्पेशलिटी क्या है कि वो जो लिया हमने रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यानी उसको अगर आप डिफाइन करेंगे, वैसे तो हमारे पास ये मेन फार्मूला हो गया रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, लेकिन अगर मान लीजिए A और L को हमने क्या कर दिया 1 अगर रख दिया तो सीधा सीधा रो इज इक्वल टू क्यों आएगा, R आएगा।
तो आर यानी रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टिविटी किस कैसे डिफाइन करेंगे आप? द रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज डायरेक्ट, क्या बोलेंगे? द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रहेगा बच्चों ध्यान में? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर आप उसका यूनिट वगैरह देखना चाहेंगे तो आप सिंपल है, यूनिट देखेंगे तो ओरिजिनल फार्मूला, यहाँ पे देखो रो का ओरिजिनल फार्मूला क्या है? आर ए बाई एल। तो आर यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेजिस्टेंस, तो ओहम, ठीक है। ए का मतलब है हमारे पास में एरिया, उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एल यानी मीटर में आएगा, एक एक कट होने के बाद बचेगा यहाँ पर मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर बराबर उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डायमेंशंस लिखने तो आप डायमेंशंस भी बराबर लिख सकते हैं। सिंपल है, हमारे पास में यहाँ पे कौन आ गया? ये रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक्स्ट्रा का कौन चढ़ रहा है यहाँ पर? जैसे ओहम है ना, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा का कौन चढ़ रहा है? मीटर। तो यहाँ पे मीटर अगर चिपका दो तो डायमेंशंस बन जाएंगे क्या? M1 L3, ठीक है, T-3 और I-2। इस तरह से आपके पास क्या हो जाएंगे? उसके यूनिट और डायमेंशंस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों जैसा यहाँ पर अपने कंडक्टेंस देखा ना, कंडक्टेंस जो कि रेसिप्रोकल ऑफ कौन है? रेजिस्टेंस। तो वैसे ही ये रेजिस्टिविटी है, इस रेजिस्टिविटी को अगर उल्टा कर दो, उसका अगर आप रेसिप्रोकल ले लो तो आपको जैसे रेजिस्टेंस के उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी के उल्टा कंडक्टिविटी, तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है? कंडक्टिविटी, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, कंडक्टिविटी, ठीक है। हम इसको सिग्मा से बताएंगे, हम इसको किससे बताएंगे? सिग्मा से। और ये भी सिंपल है, क्या बोलेंगे आप? द रेसिप्रोकल ऑफ, क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, आप इसको क्या कहेंगे? हमारे पास में कंडक्टिविटी। यानी अगर सिग्मा इज इक्वल टू है तो 1 बाय क्या हो जाएगा? रो। अब रो की वैल्यू अगर ये रखते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर सिग्मा होगा तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो क्या है? आर ए अपॉन यल, तो ये आर ए अपॉन यल, यल ऊपर चला जाएगा, सो सिग्मा इज इक्वल टू यल अपॉन आर ए हो जाएगा। यानी आप देखेंगे इसके उल्टा है। तो फिर अगर आप यूनिट वगैरह देखेंगे यहाँ पर तो आपको मालूम है, जैसे इसका यूनिट क्या है? ओहम मीटर है, उल्टा कर दो, ठीक है। तो इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो देखो जैसे कंडक्टेंस में किया था, यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? मो, ठीक है। पर मीटर बोलो या फिर मीटर इन्वर्स बोलो, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप उसके डायमेंशंस लिखना चाहते हो तो डायमेंशंस क्या बनेंगे? इसको उल्टा कर दो तो ये बन जाएंगे हमारे पास में M-1 L-3, ठीक है, T+3 होगा और I+2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये भी लिख सकते हैं। रहेगा ध्यान में? तो कुछ हेडिंग्स है वो हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ओहम्स लॉ में रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी उल्टा, ठीक है। और एक चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं जिसको आप बोलेंगे EMF ऑफ सोर्स, EMF ऑफ सोर्स। अब जनरली उसको E से वगैरह बताते या फिर स्मॉल e भी यूज़ किया जाता, कोई हरकत नहीं है, ठीक है। तो अब इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये क्या चीज़ है? तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा सोर्स कहा, तो सोर्स है तो सोर्स हमको जनरली एनर्जी देता है। एनर्जी देने से हम क्या करते हैं? जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमको एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलने से हम क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार ये EMF ऑफ सोर्स, ये भी क्या है? सोर्स के द्वारा हमको दी गई एनर्जी, हमको मतलब हमको नहीं, जो चार्ज होते हैं, चार्ज को एनर्जी मिलेंगी तो वो फ्लो करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरे सर्किट में से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, सॉरी यूनिट चार्ज को पूरा सर्कुलेट अगर करना है मान लीजिए तो कितनी एनर्जी लगेंगी? दैट इज कॉल्ड EMF ऑफ द सोर्स। यानी सिंपल अगर बात करेंगे तो क्या कहेंगे? एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स। क्या कहेंगे? एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, किसके लिए? टू सर्क्यूलेट यूनिट चार्ज थ्रू द कंप्लीट सर्किट, ठीक है। यानी एनर्जी सप्लाइड क्या कहेंगे? सिंपल हम एनर्जी सप्लाइड किसके द्वारा सप्लाई की? बाय द सोर्स, बाय द सोर्स, किसके लिए? टू सर्क्यूलेट यूनिट चार्ज किसके द्वारा? ठीक है, थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर बोलो या फिर सर्किट बोलो, जब हम देखेंगे आगे में सर्किट, टू कंप्लीट सर्किट, ठीक है। तो उसके लिए जो लगेगा हमको वो एनर्जी यानी क्या है? हमारा EMF, जिसको हम E से बताते हैं। तो E इज इक्वल टू, अच्छा एनर्जी मिलने के बाद में क्या होगा? जब चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो वर्क भी होगा, तो वो है हमारा वर्क पर यूनिट चार्ज, उसको बोलेंगे EMF, ठीक है। अब इसका यूनिट डायमेंशंस ये भी आप देख सकते हो,
वर्क का यूनिट आपको मालूम है जूल होता है, और ये कूलोम है, ठीक है। या फिर आप इसको सिंपली वोल्ट बताते, ठीक है, जिसको हम वी से बताते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ईएमएफ ऑफ द सोर्स क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि वर्क का यूनिट है आपके पास में, ठीक है, अब ये लिखा हमने वर्क का यूनिट जूल, कूलोम लिखा किसका, चार्ज का, ठीक है, या फिर सिंपली वोल्ट लिखा। आप इनके डायमेंशंस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसे कि मालूम है, अगर नहीं पता तो आपको सिंपली करना क्या होता है, वर्क है तो आपको मालूम है, रफ में कर सकते हैं, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बोल सकते हैं आप, अंदाज से ले सकते हैं, ठीक है। और ये क्यू है तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आई और टी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में फार्मूला है आई इंटू टी, ठीक है। तो अब फोर्स की अगर डायमेंशंस अगर आप लेते हो तो m1 L1, ठीक है, t-2, उसके बाद में यस जुड़ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद नीचे से अगर देखेंगे तो t है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और i है ऊपर अगर जाता है तो वो i-1 हो जाएगा। तो आप इसके डायमेंशंस भी लिख सकते हो बच्चों। क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलो बताइए। यहाँ पर होगा m1 L2, ठीक है, t-3 और i-1, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर उसके डायमेंशंस वगैरह भी लिख सकते हो, रहेगा ध्यान में। सो ये इस तरह से आपको लेना है। कौन सी चीज़ लेना है आपको, कि हमारे पास में ईएमएफ ऑफ द सोर्स है। तो क्या है ईएमएफ ऑफ द सोर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ईएमएफ क्या है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द चार्ज, ठीक है, किसके लिए, टू सर्कुलेट थ्रू द कंप्लीट सर्किट, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर की शुरुआत में हमने ये छोटे मोटे पॉइंट्स देखे। अब यहाँ पर हमने कंप्लीट डेफिनेशन वगैरह लिखी नहीं है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में इसमें लिखा हुआ है। एक्सप्लेन करते समय तो पूरा ये बोलते, लेकिन लिखते समय पूरा अगर लिखेंगे तो वहाँ पे और भी ज़्यादा यानी कॉम्प्लिकेटेड होगा लिखना, इसलिए हम नोट्स तो आपको भेजते ही है, ठीक है। तो बराबर इसको पढ़िए, अपने नोटबुक में नोट भी करके रखिए। और हाँ, एक बात आप जरूर ध्यान में रखना, कौन सी, कि जो हमने स्टार्टिंग में, जैसे यानी हमारा स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा था, उस समय में जैसे हमने किया था कि हमने वो वीडियोस को देखा नहीं, रेगुलर स्टडीज़ नहीं किया, अभी आप वैसा मत करो। भले ही यहाँ पे लॉकडाउन लगा है, लेकिन आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो एग्ज़ाम होके रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आपको पढ़ाई तो करनी है, ठीक है। एक बात देखेंगे तो स्कूल कॉलेजेस बंद है, ऊपर से क्लासेस भी बंद है, तो आपको अभी और ज़्यादा समय मिला हुआ है, ठीक है। हमारी जो भी स्टडीज़ यहाँ पे चलने वाली वो तो चालू रहेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे मैं कहूँगा आपसे कि अभी किसी भी तरह का टाइम पास मत करिए, ठीक है। और जितना समय मिला है उस समय का पूरा उपयोग कीजिए, ठीक है। अगर आपको हो सकता है आगे का आप नहीं, आगे तब जाएंगे जब आपको टीचर पढ़ा रहे मान लो, या फिर आप खुद होके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इनकेस वो नहीं भी हुआ तो आपको जो समय मिला है उस समय को जितना पुराना यानी जो पीछे वाला हो चुका है उसको इतना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, इतना ज़्यादा कि उसमें से कुछ भी अगर आपको पूछा जाए तो आने को ना। क्योंकि फिर देखो ये मुसीबत है, लॉकडाउन लगना, कोरोना का ये दहशत और फैलते जाना, ये सब मुसीबत है। लेकिन इसको अगर हम मान लीजिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी में अगर ले लेते तो हमारा जितना भी सिलेबस रुका हुआ है, ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है लेकिन आपका हुआ नहीं बराबर, आप उसको अच्छे से कर सकते हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप उसको बराबर अच्छे से प्रैक्टिस करो, और आगे तो हम बढ़ ही रहे यहाँ पर, ठीक है। सो बाकी का बच्चों कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।